हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 3। उसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम इस वीडियो में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रुप द डिजीज शोन इन द इमेज एज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। हमें इसके अंदर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों डिजीज़ हमें इस पिक्चर में दिखाई हुई हैं। तो बताना है कौन सी उसका ग्रुप बनाना है, कम्युनिकेबल डिजीज़ का और नॉन कम्युनिकेबल का। तो पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी हैं? कोल्ड एंड फ्लू, टाइफॉइड एंड चिकन पॉक्स। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाएगी डायबिटीज एंड एस्थमा। सेकेंड क्वेश्चन है, डिजीजेस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब इसमें से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है हमें इसके अंदर से बतानी है कौन सी है। और नीचे इन्होंने ग्रुप बना दिया। देखो जैसे फर्स्ट में ए में क्या करा, फर्स्ट और सेकंड ले लिया, एक टाइफॉइड ले लिया, एक एस्थमा ले लिया। तो टाइफॉइड तो है, जैसे कि हमने ऊपर देखा, टाइफॉइड हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। तो यहाँ पे हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो ग्रुप है ना वो बताना है। तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद जो सेकंड है उसमें एस्थमा है और डायबिटीज़ है। ये हमारा जो है वो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो ग्रुप है ये हमारा हो सकता है। लेकिन अगर हम सी देखें तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ दे रखा है। ये भी हमारे दोनों कौन से हैं? ये भी हमारे दोनों कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। ऐसे ही सेकंड और फोर्थ जो हमें दे रखा है वो भी हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ में। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो ग्रुप है वो हमारा बी है, जिसमें हमारा सेकंड और थर्ड आएगा। ठीक है, ये वाला ये हमारा नॉन कम्युनिकेबल, जिसमें हमारा सेकंड और थर्ड, ये दोनों हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का ग्रुप है, एस्थमा एंड डायबिटीज़। थर्ड है, there is a flu outbreak in your school. Several classmates are absent while some are still coming to school coughing and sneezing. अब एक फ्लू फैला हुआ है, तो स्कूल क्लास के भी कई बच्चे जिनको फ्लू हुआ होगा। तो कुछ तो क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनको वो जो नहीं आए, एब्सेंट है, क्योंकि उनको जो है कफिंग और स्नीजिंग हो रही। लेकिन कुछ बच्चे हैं वो फिर भी आ गए, उनको कफिंग और स्नीजिंग हो रही लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं। तो क्या क्या जो स्कूल वालों को क्या क्या इसके लिए एक्शन वो लेंगे उसी टाइम इमीडिएट, तो वो हमें बताने हैं। तो व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड द स्कूल टेक प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड, ताकि वो आगे फैले ना। देयर शुड बी द प्रॉपर सैनिटेशन इन द स्कूल। स्कूल के अंदर प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए। और जो सिक स्टूडेंट है, जो बच्चा बीमार है, शुड बी एनकरेज टू स्टे होम। उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो घर में रहे, जिससे कि ये जो कफिंग और स्नीजिंग है, ये जो फ्लू है, ये ज़्यादा आगे ना फैले। सेकेंड है, इफ़ योर क्लासमेट हु शेयर द बेंच विद यू स्टार्ट शोइंग सिम्टम्स ऑफ द फ्लू, हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड इन द कंसिडरेट वे विदाउट बीइंग रूड और हर्टफुल। अब देखो, जो बच्चा आपके साथ बैठा हुआ है, आप देख रहे हो कि उसको जो है ना फ्लू है, आपको उसके अंदर कुछ सिम्टम दिख रहे हैं फ्लू के, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे ताकि उसको बुरा भी ना लगे। तो यू कैन पोलाइटली सजेस्ट, आप उसको पोलाइटली सजेस्ट करोगे डेट योर क्लासमेट सी अ डॉक्टर एंड टेक रेस्ट एट होम, ऑफर द शेयर नोट्स विद दैम। और आप उसको बोलोगे कि आपको घर पे रहना चाहिए, आप अपने डॉक्टर को दिखाओ, घर पे रहो, आराम करो आप, और जो भी नोट्स होंगे, जो भी आज स्टडी जो स्कूल में हो रही है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से हमें उसको पोलाइटली बोलना चाहिए ताकि उसको बुरा ना लगे। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन। कैसे जो है आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे ऐसी सिचुएशन में। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स, अपने आप को भी और दूसरों को भी कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। वॉश योर हैंड, अपने हाथ धोएंगे फ्रिक्वेंटली, लगातार। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड वियर अ मास्क। जो भी पर्सन जो इन्फेक्टेड है उससे आप थोड़ा दूरी बना के रखेंगे, उसके इतना पास में नहीं आएंगे, और मास्क पहनेंगे। नेक्स्ट है, योर फैमिली इज़ प्लानिंग टू ट्रैवल टू अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज़ प्रीवलेंट। आपकी जो फैमिली प्लान कर रही है दूसरे शहर में जाने के लिए जहाँ पे जो है मलेरिया काफ़ी प्रचलित है वहाँ पर, तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे जाने से पहले, ड्यूरिंग और आफ्टर द ट्रिप। तो जाने से पहले क्या करेंगे, बिफोर ट्रैवल कंसल्ट डॉक्टर से आप मिलेंगे, जो भी आपको ज़रूरी वैक्सीनेशन है वो लेंगे, और अपने साथ जो है मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो है वो लेंगे, एंड प्रोटेक्टिव क्लोथ, और अपने जो क्लोथ हैं आप ऐसे पहनेंगे जिससे आपकी बॉडी पूरी कवर रहे। ड्यूरिंग द ट्रिप आप क्या करेंगे, ड्यूरिंग द ट्रिप कंटिन्यू यूजिंग रेपेलेंट, रेपेलेंट का यूज़ करेंगे। रेपेलेंट्स आपने देखा ना, जैसे कि वो ओडोमॉस आती है और जो ऑल आउट्स आती हैं, ऐसी चीज़ें जो है ना वो आप लगातार यूज़ करेंगे। वियर लॉन्ग स्लीव्स पहनेंगे, पैंट पहनेंगे, और सोते टाइम जो है मॉस्किटो नेट्स में उसके नीचे आप सोएंगे।
आफ्टर रिटर्निंग, वापस आने के बाद आप जो है अपने आप को देखेंगे कि आपके अंदर ऐसा कोई सिम्टम तो नहीं है, आपको कोई फीवर तो नहीं हो रहा। एंड सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इन देयर ऑकर, अगर ज़रूरत होगी तो आप मेडिकल अटेंशन लेंगे, इसका मतलब डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर कोई मेडिसिन लेंगे। सेकेंड पार्ट है इसका, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स और रेपेलेंट्स टू योर सिबलिंग। अपने सिबलिंग को कैसे समझाएंगे कि जो मॉस्किटो नेट्स हैं और जो रेपेलेंट्स हैं वो ज़रूरी होती हैं। आई कैन एक्सप्लेन माई सिबलिंग दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने सिबलिंग को या अपने भाई या बहन को कि जो मॉस्किटोज हैं उससे मलेरिया फैलता है। एंड दैट नेट्स आर रेपेलेंट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ब्लॉकिंग बाइट्स, और नेट्स और जो रेपेलेंट्स है हमें उसकी बाइट से, उसके काटने से बचाती है। नेक्स्ट है, व्हाट कुड हैपन इफ ट्रैवलर इग्नोर हेल्थ एडवाइजर इन सच एरिया। यदि जो ट्रैवलर, जो जाने वाला जो ट्रैवलर है, ऐसी जगहों में अगर उसको कोई स्वास्थ्य संबंधी सलाह को अनदेखा कर देता है, कि उसको बताते हैं कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये दिक्कत है, और आप उसके हिसाब से, जैसे कि ऊपर हमने मलेरिया का देखा कि जहाँ पे भी घूमने जा रहे हो अगर वहाँ पे ज़्यादा मलेरिया है तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो ज़रूरी है। अगर उसको ऐसा पता चलता कि उस एरिया में ऐसा मलेरिया और प्रिकॉशंस भी नहीं लेता तो फिर क्या हो सकता है। इफ़ ट्रैवलर इग्नोर हेल्थ एडवाइज़र, अगर वो हेल्थ एडवाइज़र्स को इग्नोर करता है उस एरिया के, तो एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है मलेरिया इन्फेक्शन का, उसको मलेरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, और जो है वो उसको सीवियर जो है इलनेस हो सकता है, ज़्यादा उसको बुखार हो सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, योर अंकल एंड हैज स्टार्टेड स्मोकिंग जस्ट टू फिट इन विद हिज फ्रेंड इवन दो इट इज़ वेल नोन दैट स्मोकिंग कैन सीरियसली हार्म हेल्थ एंड इवन कोज डेथ। अब आपके जो अंकल हैं उन्होंने अपने दोस्तों के साथ, अपना फ्रेंड सर्कल कह सकते हो, बढ़ाने के लिए, उनके साथ घुलने मिलने के लिए उन्होंने भी स्मोकिंग करना जो है वो स्टार्ट कर दिया, जबकि ये क्या है, ये जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, हार्मफुल होता है और इसके काफ़ी सारे नुकसान भी होते हैं। तो आप अपने अंकल को जो है किस तरीके से, व्हाट कुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड, आप उनको कैसे जो है समझाओगे या कैसे उनको रोकोगे। हम उनको बोल सकते हैं, डियर अंकल, आई केयर अबाउट योर हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट स्मोकिंग। आप उनको बोल सकते हो कि डियर अंकल, कि मुझे आपकी हेल्थ की बहुत चिंता है और मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, स्मोकिंग के बारे में। इट इज़ वेल नोन दैट स्मोकिंग कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज़ एंड लंग कैंसर। आप उनको बता सकते हो कि इट इज़ वेल नोन, ये सब जानते हैं कि जो स्मोकिंग है उससे सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि कोई हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है या फिर लंग कैंसर भी हो सकता है। क्विटिंग स्मोकिंग कैन ग्रेटली इम्प्रूव योर हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर आप इसको छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, तो इससे आपकी जो हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपकी लाइफ जो है वो भी लंबी रहेगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। सेकेंड है, व्हाट वुड यू डू इफ़ योर फ्रेंड ऑफर यू अ सिगरेट एट अ पार्टी। आप क्या करेंगे अगर आपके दोस्त आपको पार्टी में सिगरेट ऑफर करेंगे तो। आई विल पोलाइटली डिक्लाइन टू सिगरेट एंड एक्सप्लेन द हेल्थ रिस्क टू माई फ्रेंड। मैं उसको पोलाइटली मना कर दूंगा सिगरेट के लिए और उसको साथ में ये भी बताऊंगा कि सिगरेट के जो हैं वो, सिगरेट से क्या होता है, हेल्थ रिस्क होता है, वो मैं अपने दोस्त को समझाऊंगा। हाउ कैन स्कूल्स हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स। कैसे जो है स्कूल अपने स्टूडेंट्स को, अपने छात्रों को जो है इन आदतों से, ये जो बुरी आदतें होती हैं, इनसे कैसे जो है उनको प्रिवेंट कर सकता है, बचा सकता है। स्कूल कैन बी हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट फॉर इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स बाय एजुकेटिंग देम अबाउट द हेल्थ रिस्क। और वो देखो स्कूल क्या कर सकता है, अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको एक हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन दे सकता है। हेल्थ की जो जितनी भी हमारे लिए हेल्थ रिस्क होते हैं वो सभी जो हैं वो बच्चों को बताया जा सकता है। जैसे कि देखो अभी हम ये हेल्थ का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी आपको कितनी सारी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं, आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, ये एजुकेट कर रहे हैं आपको स्कूल वाले, है ना, आपको ये समझाया जा रहा है कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। तो इस तरीके से आपको वो एजुकेट्स कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस प्रोग्राम रेगुलरली, और ऐसे प्रोग्राम भी वो स्कूल में रख सकते हैं जिससे कि आपको और भी ज़्यादा अवेयरनेस मिले कि हेल्थ को किस तरीके से हम सही करके और कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, सानिया क्लेम्स टू हर फ्रेंड विनीता दैट antibiotics can cure an infection, so we don't need to worry about diseases. What questions can Vinita ask her to help Sania understand? And her statement is
इनकरेक्ट। अब यहाँ पे जो सान्या है वो अपनी दोस्त विनीता से कहती है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं किसी भी संक्रमण को ठीक कर सकते हैं, इसलिए हमें बीमारियों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विनीता उससे कौन से सवाल जो है पूछ सकती है जिससे सानिया को ये समझ में आए, ये समझने में मदद मिले कि जो उसने ये बात बोली है वो गलत है। उसने क्या बात बोली थी कि एंटीबायोटिक से जो है हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखा है कि वो ये जो उसने बात बोली है ये गलत है। अब उसको कैसे ठीक करेगी, कैसे उसको समझाएगी? तो विनीता कैन आस्क सानिया, डू यू नो दैट एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क ऑन वायरस लाइक फ्लू एंड मीजल्स। अब विनीता सानिया से पूछती, क्या तुम जानती हो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरस पे काम नहीं करते जैसे कि फ्लू और मीजल्स। एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओनली। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे ही जो है वो उसके लिए ही यूजफुल होते हैं। शी कैन ऑल्सो आस्क सानिया, उसने सानिया से ये भी पूछा कि don't you know if we take antibiotics when we do not need them, they might stop working when we really do। क्या तुम ये बात जानती हो कि जब हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती, अगर हम उसको तब भी खा लेते हैं, अगर हमें नीड नहीं एंटीबायोटिक्स की लेकिन हमने उसको खा लिया, लेकिन जब ज़रूरत होगी ना हमें एंटीबायोटिक की, फिर वो काम एंटीबायोटिक्स नहीं करते। दैट इज़ वाई, इसलिए डॉक्टर आर केयरफुल अबाउट प्रिस्क्राइबिंग दैम। इसलिए जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक्स तो बहुत ध्यान से करता है, केयरफुल करता है। ऐसे ही नहीं वो लिख देता कि एंटीबायोटिक्स खा लो, जब ज़रूरत होती है तभी वो लिखता है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, द फॉलोइंग टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ डेंगू केसेस रिपोर्टेड इन द हॉस्पिटल ओवर अ पीरियड 1 ईयर। अब यहाँ पे जो है डेंगू के केसेस दिए गए हैं जो हॉस्पिटल में पूरे 1 साल के। तो यहाँ पे जनवरी में बताया है कि 10 केसेस थे, फैब में 12, मार्च में 15, ऐसे यहाँ पे सारे बता रखे हैं दिसंबर तक के। तो इसका एक बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देखो और बार ग्राफ आप इस तरीके से बना सकते हो। नंबर ऑफ डेंगू ऑफ केसेस यहाँ लिख लो, मंथ यहाँ लिख लो। जनवरी में कितने थे, 10 थे, 10 तक बना दिया। फैब में कितने थे, फैब में थे 12, तो यहाँ पे 12 तक बना दिया, 10 से थोड़ा सा ऊपर। कि बार ग्राफ तो आपको आता है, आपने मैथ्स में भी कर रखा है, तो इस तरीके से आप उसके सामने ये बार ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें से पूछा गया फर्स्ट, इन विच 3 मंथ वर द डेंगू केसेस हाईएस्ट। अब सबसे ज़्यादा कौन से 3 महीनों में डेंगू केसेस हाईएस्ट है? तो अगर हम देखें तो ये 3 महीने हमारे सामने ये सबसे ऊपर बार ग्राफ के ये दिख रहे हैं। तो यानी कि यही जो 3 मंथ हैं जिसमें ज़्यादा थे, और ये 3 मंथ कौन से हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो वही हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है, इन विच मंथ वर द केस लोएस्ट। सबसे लोएस्ट जो है वो कहाँ पे आपको दिख रहा है? सबसे लोएस्ट आपको जनवरी दिख रहा है ना, 10, तो हम यहाँ पे जनवरी लिख देंगे। व्हाट नेचुरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स ड्यूरिंग द पीक मंथ माइट कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज द डेंगू केसेस। क्या अब यहाँ पर उन्हें पूछें क्या फैक्टर हो सकते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो है इतने ज़्यादा मॉस्किटो केसेस जो हैं वो, डेंगू के केसेस जो हैं वो सामने आए। Natural or environmental factor during the peak months such as the rainy season and the standing water for mosquito breeding might contribute to increase in dengue cases। अब जो ये महीने होते हैं ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये रेनी सीजन के डे होते हैं। तो इस टाइम पे पानी इकट्ठा हो जाता है जगह जगह पर, जिससे कि जो मॉस्किटो जो है वो उनकी जो जनसंख्या उनकी जो ब्रीडिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। फॉर मॉस्किटो ब्रीडिंग माइट कॉन्ट्रीब्यूट, और वो इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से डेंगू के केसेस भी जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इनके मच्छर बढ़ जाते हैं पानी के अंदर, तो फिर डेंगू के केसेस भी बढ़ जाते हैं। फोर्थ है, सजेस्ट अ फ्यू प्रिवेंटिंग स्टेप्स दैट कम्युनिटी और गवर्नमेंट कैन टेक बिफोर द पीक सीजन टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डेंगू। क्या क्या जो है सरकार को कदम उठाने चाहिए, इसके लिए सजेस्ट करना है यहाँ पे। तो द कम्युनिटी और द गवर्नमेंट कैन टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स लाइक रिमूविंग स्टेगनेंट वाटर, यानी कि स्टेगनेंट वाटर हो गया जहाँ पानी रुकता है ना, उनको सरकार को यही कोशिश करनी चाहिए कि कहीं भी पानी जो है वो ठहरे ना। और साथ में मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करें। साथ में जो स्प्रेइंग होती है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे होती है ना, आपने देखा होगा कई बार आपके यहाँ पे आपके एरिया में एक पीछे एक कोई आदमी आता है जिसके पीछे एक टैंक होता है और वो स्प्रे करता है हर जगह पे, जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे वो स्प्रे करता है। वो इसीलिए करता है ताकि जो मच्छर हैं
वो वहाँ पे और ज़्यादा ना बढ़ जाएं और जो भी हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएं। तो उनको जो क्या करना चाहिए, मॉस्किटो नेट यूज़ करें और स्प्रे करें इंसेक्टिसाइड्स ड्यूरिंग द पीरियड रेगुलर टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डेंगू, ताकि जो डेंगू ज़्यादा ना फैले। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, इमेजिन यू आर इन चार्ज ऑफ स्कूल हेल्थ कैंपेन। आप जो हैं अपने स्कूल हेल्थ कैंपेन के इंचार्ज हैं। व्हाट की मैसेज वुड यू यूज़ टू रिड्यूस द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो क्या जो है आप उनको की मैसेज देंगे जिससे कि आप जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो भी कम हो सके और नॉन कम्युनिकेबल भी। तो की मैसेज फॉर अ स्कूल हेल्थ कैंपेन टू रिड्यूस द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंक्लूड वॉशिंग हैंड रेगुलरली, लगातार हाथ धोना, ईटिंग हेल्दी डाइट लेना, एक्सरसाइज डेली, गेटिंग वैक्सीनेट एंड अवॉइडिंग स्मोकिंग, वैक्सीनेशन लगवाना और स्मोक को अवॉइड करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज़ रिकमेंडेड दैट वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक फॉर द वायरस इन्फेक्शन लाइक कोल्ड, कफ और फ्लू। कैन यू प्रोवाइड द पॉसिबल रीज़न फॉर दिस रिकमेंडेशन। जैसे कि कहा जाता है, सलाह दी जाती है, जैसे कि आपको सर्दी, खांसी या फ्लू हो गया है तो आपको जो है एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसा जो ये कहा जाता है, क्या आप इस सलाह से जो हैं आप सहमत हैं कि ये जो कहा जाता है कि आपको कोल्ड, कफ और फ्लू में जो है एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं कि जो इस चीज़ को मना किया जाता है। द रिकमेंडेशन टू अवॉइड एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि कोल्ड, कफ, फ्लू में नहीं लेनी चाहिए एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बिकॉज एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क ऑन वायरसेस, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है वो वायरसेस पे काम नहीं करता, विच कॉजेज दिस डिजीजेज, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। जैसे कि कोल्ड, कफ, फ्लू जो है ये वायरस की वजह से होता है ना, इसलिए इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता। एंटीबायोटिक्स काम करता है सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच डिजीज अमंग द फॉलोइंग में स्प्रेड इफ द ड्रिंकिंग वाटर गेट कंटेमिनेटेड बाय द एक्सक्रीटर फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब नीचे हमें कुछ बीमारियों के नाम दे रखे हैं। उन्होंने पूछा इनमें से कौन सी जो बीमारी है वो फैल सकती है, इनमें से कौन सी डिजीज़ फैल सकती है अगर जो पीने का पानी जो है वो दूषित हो जाता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के एक्सक्रिएटा से, यानी कि उसके मल से अगर वो पानी दूषित हो रहा है, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का जो एक्सक्रिएटा है उससे अगर पानी दूषित हो रहा है तो कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सी डिजीज़ हो सकती है। इसमें हेपेटाइटिस ए हो सकता है, पॉलीमाइलाइट्स जैसे कि पोलियो होता है, एंड कॉलरा मतलब जो हैजा है, ऐसी बीमारियां जो है हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम द इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरली लो, अब बट ऑन एक्सपोजर टू द सेम पैथोजन अगेन द इम्यून रिस्पॉन्स बाय द बॉडी इज मच मोर कंपेयर टू द फर्स्ट एक्सपोजर, व्हाई इट इज सो। अब यहाँ पे लिखा है कि जब पहली बार हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया जब एंटर करते हैं, पैथोजेंस क्या जो हमारे वायरस और बैक्टीरियाज होते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना, जो इम्यून है हमारी बॉडी का, वो इतना ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन जब सेम पैथोजन हमारी बॉडी में दोबारा एंटर करता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून है पहले से ज़्यादा जो है वो इम्यून जो है वो उसको सपोर्ट करता है। तो इसका क्या रीज़न है, उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है। वेन आवर बॉडी फेसेस अ पैथोजन, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया जब फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको थोड़ा टाइम लगता है। आइडेंटिफाई द इन्वेडर, उसको थोड़ा टाइम लगता है इन्वेडर को पहचानने में कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस हमारी बॉडी में आया है, तो उसको पहली बार में हमारी बॉडी को पहचानने में टाइम लग जाता है। क्रिएट अ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स, कि जिससे कि वो जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स जो चाहिए उसको बनाने में उसको टाइम लगता है हमारी बॉडी को। बिल्ड मेमोरी सेल्स दैट रिमेंबर द पैथोजन, और जो मेमोरी सेल्स होते हैं उसको भी बनने में हमारी बॉडी में टाइम लगता है पहली बार में, जिससे कि वो याद रखे कि कौन से पैथोजेंस हैं। ये भी हमारी बॉडी जो है इसको क्या करती है, बिल्ड करती है एक मेमोरी सेल, मतलब कि हमारी बॉडी इस चीज़ को याद रखती है कि कौन सा जो पैथोजन है हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, ताकि जब वो नेक्स्ट टाइम एंटर हो तो वो अच्छे से काम कर सके। तो इसको भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो पहली बार में तो ये 3 चीज़ें होती है जिसमें थोड़ा हमारी बॉडी को समझने में टाइम लग जाता है। इसको कहा जाता है द फर्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड द, जो पहला रिएक्शन होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है इसको, दैट इज़ यूजली स्लो एंड वीक, जो कि पहली बार में थोड़ा स्लो और वीक होता है। लेकिन जब दोबारा पैथोजन एंटर करता है हमारी बॉडी पे, तो अब हमारी बॉडी जो है, जो कि हमारी बॉडी का जो बी सेल है वो क्विकली प्रोड्यूस कर लेता है करेक्ट एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स को वो जल्दी से जो है वो बना लेता है। दूसरा जो हमारी बॉडी में मेमोरी सेल टी होता है,
वो हेल्प करता है इन्फेक्टेड सेल को जल्दी से डिस्ट्रॉय करने में। इस सेकेंड टाइम जो इम्यून होता है ना, इसको कहा जाता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड इट इज़ फास्टर। ये बहुत तेज होता है, स्ट्रॉन्गर होता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर जो कंप्लीट हो जाते हैं। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ पूरी प्लेलिस्ट का। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।